चलिए, आप लोगों के साथ आज मैं बात करने आया हूं और आज मैं चर्चा का केंद्रित विषय रखूंगा आगामी जेपीएससी की तैयारी करने वाले उन सभी छात्र छात्राओं से। आज मैं बात करूंगा प्रश्नों के जरिए और प्रश्नों के साथ उसकी सांकेतिक व्याख्या भी दूंगा आपको। उम्मीद करता हूं कि मेरे इन प्रश्नों को आप परीक्षा उपयोगी मानेंगे और परीक्षा की तैयारी में इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपके लिए कारगर साबित होगा। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और आज आप जुड़ चुके हैं अतुल्य आईएएस एकेडमी के साथ और नवीनतम प्रश्नों के साथ। आपको प्रश्न संख्या अर्थात 1 से लेकर के कुल 30 प्रश्नों के साथ मैं अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। पेपर 1 के ये प्रश्न होंगे अर्थात सामान्य अध्ययन के ये प्रश्न होंगे, जनरल स्टडीज़ के ये प्रश्न परीक्षा में, जिसमें आपको कुछ इतिहास के, कुछ राज्य व्यवस्था के, कुछ अर्थव्यवस्था के, कुछ कला संस्कृति के, उन तमाम प्रश्नों को मैंने सहज करके किस्तों में आप तक रखने की कोशिश की है। तो चलिए उसी कड़ी में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में आ गया है। देखिए, अमेरिकी संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस की बहुत सारी विशेषताएं होंगी, तो इन विकल्पों में कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है जो भारतीय संविधान में अमेरिका के द्वारा नहीं है, बल्कि किसी दूसरे राष्ट्र से हमने उसे लिया है। इसका अर्थ ये हो गया कि लिखित संविधान और देख लिया जाए संघीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और संसदीय सरकार, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प बताना है। तो इस तरह के प्रश्न यदि परीक्षा में आ जाए तो मात्र 20 सेकंड के अंदर आप इन प्रश्नों के जवाब देने का कौशल रखते हैं। यदि ये स्थिति बनती है तो आप सहजता से एक एक अंक अर्जित करके परीक्षा उपयोगी जानकारियों को अपने साथ जोड़ते हुए अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए, अपने श्रेष्ठ विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप इस प्रश्न का जवाब देने की ओर बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक मैं बताऊं कि इसका जो सही विकल्प होगा वो संसदीय सरकार होगा, अर्थात पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ना, ये हमने अमेरिका से नहीं लिया है, ये ब्रिटेन से लिया है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने दे दिया आपको। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न जो हैं सो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं कि क्या राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न है गया। तो चलिए, पुनः राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आ गया और प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस निर्गत किया जाता है उसको पावर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होंगी, उनसे राष्ट्रपति को यह अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। इन चारों विकल्पों में देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प होगा जो इस प्रश्न का जवाब देता हुआ प्रतीत होता है। आप सहजता से अगले 20 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर दें। तो चलिए, आपने अगर बता दिया हो तो बहुत अच्छी बात है कि इसका क्या होगा। तो चलिए, मैं आपकी हौसला दे देता हूं कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब जो होगा ना, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ना, ये इसका सही विकल्प होगा। ठीक है। तो जहां तक मैंने कहा कि कुछ जानकारियां जो आवश्यक होंगी मैं आपके साथ साझा करता चला जाऊंगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मैं बात कर रहा था। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार के हाथों से केंद्रित शक्ति को कम किया। इतना ही नहीं, इसे सरकार के विकेंद्रीकृत के रूप में विकसित किया। तो ये अधिनियम की उस विशिष्टता थी। और शायद ये एक प्रश्न कभी आ सकता है कि किस संवैधानिक अधिनियम को, भारत सरकार के किस संवैधानिक अधिनियम को नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। यदि विकल्प प्रश्न का आकार यदि ऐसा ले ले तो आप प्रश्न को इस रूप में समझने की प्रयत्न करेंगे, उस वक्त ये जवाब यही आ जाएगा। तो ध्यान से मेरे इस प्रश्न को सुन लें। यदि इन्हीं चारों विकल्पों को देख करके यदि ये प्रश्न पूछ दे कि किस अधिनियम को नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, तो यही वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यही वो, इसी को नेहरू ने अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। ठीक है। और ये अधिनियम के बारे में बताऊं कि ये अधिनियम 1935 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था और 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने जो आवश्यक समझा मैंने बता दिया आपको। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है पुनः आपको राज्य व्यवस्था से ही लेकर आया हूं मैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो आपके सामने विकल्प है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की और धार्मिक समता की। तो आप इसके तहत जो है सो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पहल करके बताएं कि क्या हो सकता है।
क्या हो सकता है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है। वैसे मैं एक छोटा सा ऑप्शन भी दे दूं आपको कि कुछ ऐसे मौके मैं दूंगा आपको आपके मूल्यांकन करने के लिए, ताकि आप मेरे कमेंट के जरिए आप जवाब बताएं। तो मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूं, सिर्फ इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूं आपके लिए, यह जानने के लिए कि क्या बेसिक जानकारियां जो हमारे संविधान में दर्ज है, उस छोटी छोटी जानकारियों को आप किस हद तक लेते हैं। मैं जरूर बताऊंगा आपको आंसर बाद में, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। मैं इसे आपके हिस्से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इससे सहजता से लेने के बाद प्रश्न संख्या 3 का जवाब मुझे जरूर बताएंगे। उसके बाद मेरी बारी आएगी तो मैं इसके जवाब भी बता दूंगा। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ चौथे प्रश्न की ओर। देखिए, तो चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपको सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, या यूं कहिए कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न प्रतीत होता है। तो प्रश्न ये है कि जल प्रदूषण से होने वाले निम्नलिखित रोगों में कौन कौन से रोग हैं जो वाटर पॉल्यूशन से होते हैं, अर्थात वाटर कंटामिनेशन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये इन विकल्पों में दिया हुआ है। पहला है एस्बेस्टियोसिस, दूसरा ब्लू बेबी सिंड्रोम, तीसरा इटाइटाई और चौथा ब्लैक फुट। अब इन चारों विकल्पों में आपको कूट के जरिए, ये देखा है आपने, कूट के जरिए आपसे जवाब की अपेक्षा की गई है। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 4 और डी नंबर जो है वो सभी है। तो आप एक बार प्रश्न को देख लें और इसका जवाब देखने की कोशिश करें, क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। आप पहल करके बताने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है इसका जवाब। तो चलिए, आपने जवाब ढूंढ लिया होगा, अगर ना भी ढूंढा हो तो मैं कोशिश करता हूं आपको जवाब बताने का। तो इसका जो डी विकल्प होगा ना, ये सही विकल्प होगा, अर्थात वाटर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों की जब बात होगी तो एस्बेस्टियोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाइटाई और ब्लैक फुट सभी का नाम आता है। तो ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपसे उस वक्त आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने मेरिट का उपयोग करके अति अल्प समय में आप सही जवाब देने की कोशिश करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कमेंट के जरिए भी अपनी बात को रखें, और ताकि मैं आपकी गुणवत्तायुक्त प्रश्नों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा और नवीनतम प्रश्न भी रखने की कोशिश करूंगा। पांचवा प्रश्न देखिए, ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो सामान्य विज्ञान को ध्यान में रख करके आपके समक्ष रखा गया है। तो याद रखिएगा कि पेपर 1 में भी आपको जनरल साइंस के भी कुछ चुनिंदा प्रश्न आएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात कौन सा ऐसा कलर है जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है। आपके सामने विकल्प है लाल, हरा, नीला, नारंगी, नीला, लेकिन इसके साथ कूटों के जरिए आपको विकल्पों का जोड़ा बताया गया है। इन्हीं विकल्पों में केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 4 और केवल 1, 2, 4। यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका जवाब इन्हीं विकल्पों में दें। तो प्रश्न संख्या 5वें पर आ गई हमारी बात। तो 5वें का विकल्प क्या होगा, आप बता दीजिए। आप सहजता से तेजी से बताने की कोशिश करेंगे। मैंने जवाब ढूंढ लिया है, और केवल 1 और 4, अर्थात मैं कहूं कि लाल रंग फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, नीला रंग। तो ये बता दूं कि वैसे तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंगें होती हैं, आप जानते हैं, और ये इन दो कलर, ये जो रंगों है ना, ये 2 रंग हैं, इसमें लाल और नीला जो है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। तो 5वें प्रश्न बड़ा सहज प्रश्न था, और सहज प्रश्न के साथ मैं ले चलता हूं आपको आज के सत्र के 6ठे प्रश्न में। पुनः देखिए कि ये प्रश्न आ गया आपको पुनः राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और तेजी से हम लोग जवाब देंगे कि संविधान का अनुच्छेद 46 जो है, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल है 46, उस 46 में किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। विकल्प आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का, ST/SC कमजोर वर्गों के संदर्भ में, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के विस्थापितों के संदर्भ में, या आर्थिक रूप से वंचितों के संदर्भ में। तो आप इस तरह के प्रश्नों के जवाब की ओर बढ़ते हुए अपने ज्ञान को पुष्ट और ज़्यादा मजबूत करते हुए चले। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप दे चुके होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो चलिए, इसका जवाब मैं दे दूं आपको कि इसका बी विकल्प जो होगा ना, वो इसका जेन्युइन विकल्प होगा, अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति एवं वीकर सेक्शंस के लोगों के संदर्भ में यह आर्टिकल 46 जो है सो संबंध रखता है। तो 6ठे प्रश्न की बात हो गई है, और चलते हम लोग आज के सत्र पर। हम लोग नवीनतम प्रश्न 6ठे के साथ 7वें प्रश्न में।
पुनः ये प्रश्न अर्थ राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 7वां प्रश्न कहता है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, अर्थात आर्टिकल्स को, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं या जितने भी राइट्स हैं उसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या विकल्प है देख लिया जाए। कथन नंबर 1 का है कि ये संविधान में उल्लिखित होते हैं। दूसरा, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। तीसरा, ये लोक कल्याणकारी अर्थात वेलफेयर स्टेट होते हैं या पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं या व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और संसद, 5वां विकल्प है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो प्रश्न संख्या आपको 7वें का जवाब इन्हीं विकल्पों में देना है। कूट के जरिए मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, इन्हीं विकल्पों में आपकी दृष्टि जानी चाहिए। और चलिए, आपने मुझे लगता है कि विकल्प अपना श्रेष्ठ विकल्प चुन लिया होगा। तो इसका विकल्प जो है, मुझे लगता है आपने चुन लिया हो, तो सी विकल्प इसका सही विकल्प है। अर्थात 1, 4 और 5, अर्थात ये संविधान में उल्लिखित है। दूसरा, ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। और तीसरा जो है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो 7वें प्रश्न का जवाब तो मैंने साझा कर दिया है। अब मैं ले चलता हूं आपको आज के सत्र के 8वें प्रश्न पर। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रश्न यदि परीक्षा में देखने को मिले तो आप सहजता से उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, आज के सत्र पर मैं 7वें प्रश्न पर हूं और संभवतः 7वां ही था ना। चलिए, हाँ, 8वें प्रश्न पर हमारी बात आ गई है। और ये प्रश्न जो है, मुझे लगता है कि प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सिलेबस में आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आधुनिक भारत के इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्राचीन भारत के उस चुनिंदा 5 प्रश्नों में मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। देखने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन की नीड क्या है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। अर्थात बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस के नाम यहाँ दिए हुए हैं, इन्हीं विकल्पों का सही ऑर्डर आपको बताना है। अर्थात किसकी रचना पहले हुई, ये है विकल्प कि किसकी रचना पहले हुई। विकल्प संख्या ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। तीसरा, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। और चौथा, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इन्हीं विकल्पों में कोई एक विकल्प होगा जो आप इसके जवाब के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आपने ढूंढ लिया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं बता दूं कि सबसे पहले वेद का सृजन हुआ, फिर ब्राह्मण नामक लिटरेरी सोर्सेस रचित हुए, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। अर्थात विकल्प संख्या 1 इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से प्रश्नों की बात परीक्षा हॉल में भी आप सहज होकर के इसी तरह से अपने नॉलेज को इनहेंस करते हुए अपने आत्मविश्वास को प्रखर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 पर आ गई है हमारी बात और पुनः ये प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से लिया हुआ है। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र का परिचय कराया गया था? तो आपको पता है कि ढेर सारे 10 मंडलों की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, प्रथम मंडल से लेकर 10वें मंडल में। लेकिन यहाँ प्रश्न की नीड क्या है वो आप देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कौन से मंडल में पहली बार शूद्र की चर्चा हुई है, शूद्रास की चर्चा किस मंडल में हुई है? पहला, 5वां, 10वां और 15वां। आपको इन्हीं विकल्पों में कोई एक बताना है। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब ढूंढ चुके होंगे आप और सही विकल्प है 10वां मंडल में। 10वें मंडल में आपको ऋग्वेद में शूद्र की चर्चा हुई है। तो इस तरह से आपने जवाब देख लिया और मैं आपको ले चलता हूं आज के सत्र के 10वें प्रश्न की ओर। पुनः ये प्रश्न फिर से आपको प्राचीन भारत के इतिहास से ही जोड़कर देख रहा है। वह बौद्ध साहित्य व वो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो बुद्ध के जीवन के विभिन्न जन्मों एवं कथाओं के संदर्भ में है, ये प्रश्न है। अर्थात लॉर्ड बुद्धा के जीवन से बहुत सारे ऐसे लिटरेरी सोर्सेस का परिचय दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि बुद्ध के जन्म से विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय पर कौन सा लिटरेरी सोर्सेस ये जानकारी देता है। विकल्प है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और जातक। उम्मीद करता हूँ कि यह जवाब भी इतने देर में आप ढूंढ चुके होंगे। तो चलिए, इसका जवाब है जातक। जातक जो था, जिसमें आपको बौद्ध के लॉर्ड बुद्धा के जीवन के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये थी जानकारी आपको प्रथम 10 प्रश्नों के जवाब के साथ। और मैं आपको ले चलता हूं आज के सत्र में 11वें प्रश्न पर। देखिए, 11वां प्रश्न पुनः जो है सो ये प्राचीन भारत से ही जोड़कर आपके समक्ष रखा गया है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न जब आए तो आप थोड़ी सी सहजता दिखाते हुए प्रश्नों का जवाब इन्हीं विकल्पों में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में।
तो विविधता से भरे हुए इस प्रश्नों के साथ आप परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करेंगे तो आपके पास अच्छे विकल्प के साथ ज्ञान आपका पुष्ट होना चाहिए और कंक्रीट होनी चाहिए। तो चलिए, बातें तो मैं कह ही रहा हूँ, तो चलिए विकल्प हो गया इसका कन्हरी गुफा। तो कन्हरी गुफा जो है ना, उसी का संदर्भ जो है शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है। अब प्रश्न आता है कि ये जो कन्हरी गुफा की जिसकी चर्चा हो रही है, ये कन्हरी नाम के बारे में बता दूं कि ये कन्हरी नाम प्राकृत भाषा में कन्हागिरी के नाम से जाना जाता था। और इस गुफा का वर्णन जो है वो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक अभिलेख में भी मिलता है, इसकी चर्चा होती है। और कन्हेरी गुफाओं की अगर बात मैं करूं तो वहाँ 110 से अधिक एकाश्म चट्टानों का उत्खनन हुआ है। और अगर इसकी वस्तु स्थिति फिजिकल स्टेटस बताया जाए कि कहाँ है ये, तो मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे हुए बोरीवाली के उत्तर में स्थित ये बोरीवाली की नामक जगह है, उसी के आसपास ये कन्हरी गुफा है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ दे दिया। और चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 12वें पर आते हैं। अभी तक मैं प्राचीन भारत के ही प्रश्नों के साथ आपके साथ हूँ। और ये देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। ये जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर आपको विचार करने की उम्मीद की जा रही है कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। दूसरा विकल्प कहता है कि ऋग्वेद में के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। और तीसरा, रई संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से की जाती थी। ये 3 कथन ऋग्वेद के कालखंड से लिया हुआ है और आपसे उम्मीद की गई है कि उन उपरोक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कथनों के आधार पर केवल एक 2 3, केवल 3 और इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका विकल्प? आप इस पर जवाब देने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि कथनों को पढ़ने के उपरांत आप इसका जवाब ढूंढ चुके होंगे। और मैं बता दे रहा हूँ, इसका बी विकल्प जो है वो सही है। अर्थात तीनों कथन जो है ऋग्वेद के संदर्भ में जो सही बातें लिखी गई हैं। तो ये थी प्रश्न संख्या 12 के साथ हमारी बातें। और मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न आपको सहज लग रहे होंगे। और इसी तरह से हमारी बात जो है आज के सत्र के 13वें प्रश्न पर चलती है। कोशिश करूंगा कि मैं अधिक नहीं कुछ प्रश्नों को रखूं ताकि धीरे धीरे आपके साथ प्रश्नों के साथ दायरा हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए 13 नहीं, बल्कि आज सोचा तो था मैं कि आपसे 30 प्रश्न करूंगा, लेकिन 15 प्रश्न ही करूंगा, ठीक है ना। और अगले सत्र पर पुनः मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा। तो 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अभी भी ये जो है ना, ये प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गोपाल, देवपाल, महिपाल और धर्मपाल ये विकल्प है। तो इसका विकल्प क्या होगा, आप समझदारी दिखाते हुए इस प्रश्न का जवाब दे दें। तो चलिए, इसका विकल्प जो हो जाएगा सो धर्मपाल होगा। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपको बता दूं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ना, वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का इससे संदर्भ रखता था, जहां न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। 8वीं शताब्दी के संदर्भ में पाल राजा धर्मपाल ने इसका निर्माण किया था। और यही वो विश्वविद्यालय था, प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसे 1203 ईस्वी में जिसे बख्तियार खलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपके साथ पहले प्रश्नों के साथ सहज होकर के आपका हौसला बढ़ाऊं, लेकिन आज मैं छोटे छोटे प्रश्नों के जरिए पहुंचूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं 15 प्रश्न ही करूं। इसके बाद बहुत जल्दी दूसरे सत्र पर मैं और प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा। आज मैं जानना चाह रहा हूं कि 15 प्रश्न में आपकी वस्तुस्थिति कितनी है। प्रश्न संख्या 14 है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ पर जजेस की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब किसी टॉपिक पर वर्डिक्ट दिया जाता है तो उसकी सुनवाई के लिए जस्टिस की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। और ये विकल्प है आपके समक्ष दिया हुआ है कि 10 होने चाहिए जजेस की संख्या, या 9 या 7 या 5। हाँ, तो प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे कितनी होनी चाहिए। अनिवार्यता है जजों की संख्या। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो भी गठित होते हैं उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसका विकल्प जो हो जाएगा डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी कोशिश करते हुए मैंने आपके साथ कुछ प्रश्नों को लाया हूं और 15 प्रश्न ही करेंगे आज। और उसके बाद क्योंकि आपकी व्यस्तता भी होगी, और देखता हूं 15 प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से देख लिया जाए, थोड़ा लंबा प्रश्न है ये।
और भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंधों के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अर्थात प्रेसिडेंट के संदर्भ में, गवर्नर के संदर्भ में कथन मांगे गए हैं, कौन सा या कौन से। तो क्या है कथन, तो देख लिया जाए फिर से। क्या कहता है कथन नंबर 1 कि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर वो अनुमति रोक सकता है। संदर्भ किनका है, गवर्नर से जुड़ा हुआ, कि स्टेट की जो असेंबली होती है उसके द्वारा कोई भी विधेयक जो है उसकी अनुमति, उसकी जो पारित विधेयक होता है उसको गवर्नर रोकने का सामर्थ्य रखता है। ये कथन नंबर 1 कह रहा है। दूसरा कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए वो आरक्षित रख सकता है, प्रेसिडेंट के डिस्कशन के लिए, उनके ऑर्डर के, उनके संज्ञान में डालने के लिए उसको रिजर्व रख सकता है। तीसरा है कि विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इन विकल्पों में कूट जो दिया हुआ है केवल एक और दो और तीन, ये सभी। तो इन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आप इसका जवाब देने की कोशिश करें कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आपने इतनी देर में ढूंढ लिया होगा, और यदि ढूंढ लिया हो तो आपको विकल्प साफ साफ दिखाई दे रहा है। अन्य विकल्पों में कूट के जरिए आपको जवाब ढूंढना है। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सही विकल्प, ये सभी कथन जो है ना, ये गवर्नर के जुरिडिक्शन के संदर्भ में कही गई है। तो मैंने एक छोटे से प्रश्न को रखने की कड़ी में मैंने एक छोटा सा साहस किया कि कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके संदर्भ में लाया जाए, संज्ञान में लाया जाए, ताकि आप उससे अवगत हो जाएं और नवीनतम जानकारियों को खुद को पॉलिश करें। उम्मीद करता हूं कि आज के सत्र पर आपकी उपस्थिति रही होगी। यदि आपके मेरे सत्र को आपने पसंद किया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत जल्दी नवीनतम प्रश्नों के साथ मैं इसी कड़ी को कायम करते हुए आपकी जानकारी को समृद्ध करता चला जाऊंगा। आप हमारे अतुल्य IAS एकेडमी के इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने साथी मित्रों को भी आमंत्रित करें, ताकि मैं नवीनतम जानकारियों को आपसे जोड़ता चलूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।